स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज में। उम्मीद है आप और आपका परिवार रोजाना की तरह बेहतर होंगे। तो विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टारगेट रहेगा भौतिक विज्ञान का भाग नंबर 1 का, और जो आज का मुख्य बिंदु है द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें आज की वीडियो में ज्ञात करना सीखना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो हमारा टॉपिक था द्विध्रुव आघूर्ण, अगर किसी बच्चे ने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को जाकर देखिए, तभी आपकी समझ में ये टॉपिक आज का आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बात और है, ये जो हमारा अक्षय स्थिति के लिए द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है बच्चों, ये टॉपिक हमारा थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं कोशिश करूँगा इस टॉपिक को 2 वीडियो में अलग अलग डिवाइड करके हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलो बच्चों फटाफट से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है ना, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। ठीक है ना, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे अक्षीय का मतलब क्या होता है। वैसे तो सभी बच्चे अक्ष ये वर्ड मैथ में पढ़ते भी होंगे। तो ये देखो जरा आप, ये एक मार्कर है, तो अगर हम इसके इस साइड में जाएंगे या हम इसके इस साइड में जाएंगे, मतलब लंबाई के अनुदिश इस तरीके से चलेंगे, तो ये होता है बच्चों अक्षीय स्थिति। ठीक है, मान लो मेरे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, मान लो मेरे पास चलो मैं ये बना दिया विद्युत द्विध्रुव। ठीक है, जिन बच्चों ने इससे पहले वीडियो देखी थी तो उनकी तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये विद्युत द्विध्रुव बनाया तो कैसे बनाया, ये इस पर प्लस क्यों आवेश रखा हुआ है और इस पर माइनस क्यों आवेश रखा हुआ है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसके मध्य बिंदु कोई O है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आपके। अब इसके बाद हमने क्या किया था कि यहां से मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु आपका B। अब इसकी जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो है आपकी L। अब ऐसे ही इस साइड में भी आपकी जो लेंथ है वो भी L। क्लियर है बच्चों इतनी बात। अब इसके बाद हमें क्या करना है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि जो हमारा अक्षीय स्थिति होती है तो उसमें हमें या तो इस साइड में या फिर इस साइड में, है ना। चलो मान लो आपका ये एक हाथ है, ठीक है, ये भी क्या है, एक अक्ष है। मान लो ये एक प्लस क्यू हो गया और ये इधर माइनस क्यू हो गया। अगर मैं इसको इधर को और बढ़ा दूं या इस बिंदु के इसके मध्य बिंदु से इधर को और ऐसे चलूं तो क्या हो जाएगा, या फिर इस बिंदु से इसके दूसरी ओर इधर को चलूं, तो ये समझ में आई आपके बात। तो ये होता है बच्चों अक्षीय स्थिति में, यानी कि अब इस बिंदु O के कारण या तो मैं इधर को या फिर मैं इधर को क्या ज्ञात करूंगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। ठीक है, तो अब देखो जरा ध्यान से, अब ये मेरे पास बिंदु O है। अब मैं बिंदु O से मान लेता हूं यहां मेरे पास कोई बिंदु P रखा हुआ है। सभी बच्चे डायग्राम को बहुत ध्यान से समझ के चलेंगे। ठीक है, एक सेकंड की लापरवाही भी आपको इसको जो है दिमाग से निकाल सकती है। ठीक है, अब ये यहाँ से बिंदु O से जो P की दूरी है बच्चों वो मान लेते हैं R है। इतनी बात क्लियर। अब इस पे जो बिंदु आवेश है हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो मान लो E1 है और इसके कारण है बच्चों E2, और यहाँ जो हमारा टोटल E है वो हमें यहाँ पर बिंदु P पर जो है ज्ञात करना है। ठीक है, जो बात मैंने अभी आपको बताई है वो हमें लिखनी भी होती है। क्लियर है इतनी बात। कैसे, माना कोई विद्युत द्विध्रुव A B जिसके कोई मध्य बिंदु O है। ठीक है, इन पर आवेश प्लस क्यू व माइनस क्यू रखे गए हैं। ठीक है, इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 व E2 चित्र में दिखाई गई है या प्रदर्शित की गई है। ठीक है, माना बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P रखा हुआ है जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तीव्रता आपको लिख लेनी है। ठीक है, डायग्राम के अकॉर्डिंग है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब इसके बाद हमें क्या करना है वो समझेंगे जरा। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बिंदु A के कारण यहाँ बिंदु P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूं, ठीक है, तो क्या होगा, बिंदु A के कारण ठीक है, बिंदु A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर E का मान, ठीक है, E1
इसको हम वेक्टर के रूप में लिखेंगे क्योंकि ये क्या है, ये सदिश राशि है, तो इसलिए हम इसके ऊपर क्या लगाएंगे बच्चों, तीर का निशान लगाकर चलेंगे। ठीक है, E1। अब जरा आपको पता होगा कि जो फॉर्मूला होता है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का, वो होता है E = 1/4πε0। ठीक है, और ये Q और अपॉन R, ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता होना चाहिए, है ना। तो ये क्या होता है हमारा R², और ये समीकरण नंबर 1। आप ये इसको बाद में मान लेंगे। फिलहाल आप जरा एक बात बताइए, बिंदु ए के कारण निकाल ले, तो हमने इसको क्यों को क्या लिखा है, प्लस क्यों, तो इसको हम चिन्ह के अकॉर्डिंग ही लेकर चलेंगे। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ आप, अब थोड़ी सी बात ये है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो सकती है, बताओ भाई। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या हो सकती है, ये कितनी दूरी की बात कर रहा हूँ मैं। तो जरा एक बात बताओ, आप O से लेके P की दूरी आपको पता कितनी है, R है। तो अब यहाँ से लेके A से लेके O तक की जो दूरी है वो L है, तो ये कितने बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका भाई, इस R में से आपको L माइनस करना पड़ेगा। इतना समझ में आया, मतलब सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपके पास O से P की जो दूरी है वो R है। अब ये A और O की जो दूरी है वो L है, तो ये कितनी रह जाएगी आपके पास, A से P की जो दूरी बचेगी वो बचेगी R माइनस L। ठीक है, अब एक समस्या और हो सकती है। अब आप जरा यहाँ से लेके बिंदु B से लेके P की पूरी जो दूरी है R में, इस L को ऐड कर देंगे, R प्लस L, तो ये पूरी दूरी हमें चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में अभी हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसकी जगह हम ये मान लेके चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से मिटा के इसको यही लिख देता हूँ, तो R माइनस L और उसका स्क्वायर, इसको बच्चों हम समीकरण नंबर 1 मान के ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये सभी के समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बिंदु B के कारण, ठीक है, P पर E2 वेक्टर, E2 का मतलब है विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, तो हमें यहाँ इस बिंदु के कारण वहां बिंदु P पे विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब ये हमारा क्या है E2, क्योंकि E1 तो मैं पहले ले चुका, अब ये क्या है E2, तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1/4πε0, और ये माइनस क्यू है, चिन्ह के सहित रखेंगे, देखो जरा, है ना माइनस, तो माइनस क्यू अपॉन R प्लस L का स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 2 आपके सामने हो जाएगी। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद आपको E1 और E2 को ऐड कर देना है ऐसे। ठीक है, कुल विद्युत क्षेत्र E बराबर E1 प्लस E2। ठीक है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। अब इसके बाद क्या करेंगे, E1 का मान ये है आपके पास और E2 का मान ये है, तो 1/4πε0 प्लस Q और अपॉन R माइनस L और उसका स्क्वायर प्लस E2 का मान आपके सामने ये रखा हुआ है, तो प्लस का लगा, ये वाला चिन्ह आपका यहाँ जाएगा, E2 का मान आपका ये जो का तो आप यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो 1/4πε0 और माइनस के Q और R प्लस L और उसका होल वर्ग। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपके। अब बच्चों आपको ये सोल्व कर देना है बस। ठीक है, अब आपको इसको सोल्व कर देना है। कैसे करेंगे सोल्व, देखिए, अब यहाँ पर आप, मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका प्लस है और ये जो Q आपका माइनस है, तो ये प्लस ये माइनस, तो इसको क्या कर देगा, ये माइनस कर देगा। ठीक है, देखिए, तो 1/4πε0 Q और R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 और Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इसके बाद आपको सेकंड स्टेज में क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लेना है, क्योंकि आपको पता होगा ये इतना आपका क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा, तो 1/4πε0। ठीक है, क्यों, और अंदर देखेंगे क्या बचेगा। भाई एक बात बताओ आप, ये आपने कॉमन लिया, यहाँ से भी ये कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, 1/r
माइनस एल, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर है ना? अब इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों की वर्गुणा कर देनी है। ठीक है, बिल्कुल मैथमेटिक्स है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों की वर्गुणा आप यहाँ पर करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो r प्लस एल और इसका होल स्क्वायर और माइनस इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो r माइनस एल का होल स्क्वायर और अपॉन। अब देखो जरा, ये एक बार प्लस है और एक बार क्या है बच्चों, एक बार माइनस है एक बार प्लस है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, एक बार को प्लस लिखेंगे और एक बार को माइनस लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और बच्चों इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये बात, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ए और माइनस बी का स्क्वायर ये होता है आपका एक बार प्लस और एक बार माइनस। ठीक है, ये आपने कहीं मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो ये फॉर्मूला लगा है बच्चों यहाँ पर, इसके हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और बच्चों अब आपको इसको खोलना है और इसको भी खोलना है। ठीक है, सब बच्चे जानते होंगे कि भाई r प्लस एल का खूब क्वेश्चन किए होंगे आपने मैथ में, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है a की 2 और प्लस b की 2 और प्लस 2ab होता है ना। ऐसे ही यहाँ पे माइनस वाला हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो, तो r का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर और प्लस 2rl ऐसे माइनस, ये माइनस आपका जो का तो हो जाएगा, ब्रैकेट लेके चलेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर क्या लेके चलेंगे, ब्रैकेट, क्योंकि ये माइनस की जो मल्टीप्लाई है वो अंदर होगी, बाद में करेंगे। तो r स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर और माइनस 2rl। ठीक है, और अपॉन r स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिलहाल अभी इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, अब देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl और माइनस। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई आप अंदर करते हुए चलेगी। ठीक है, देखो r की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस के r स्क्वायर, अब इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो ये माइनस के एल स्क्वायर, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2rl। ठीक है, क्लियर है इतना? और r स्क्वायर और प्लस और माइनस एल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। अब देखो जरा, जो चीजें कटेंगे उसको बच्चों काट देंगे। ये r स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, तो कैंसिल हुआ। ऐसे बच्चों ये एल स्क्वायर प्लस है और ये एल स्क्वायर माइनस है, तो ये भी कैंसिल हुआ। अब ये 2rl और ये भी 2rl, ये दोनों क्या है, वैल्यू प्लस की है, तो ये जुड़ जाएगी। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली बात करेंगे। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो जरा, तो बच्चों अब इसके बाद आपको क्या करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यों, इसको नहीं छेड़ना है। ठीक है, इसको भी जो का तू यहाँ पर लेना है। ठीक है, ये 2rl और ये भी आपका क्या है, 2rl है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4rl। ठीक है, और अपॉन ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर और माइनस एल स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर। बच्चों एक बात बताओ, अगर मान लो हमारे पास ये एक बहुत बड़ी कोई क्या था, द्विध्रुव था, इसका एक भाग पॉजिटिव था और एक भाग इसका नेगेटिव था। ठीक है, इसका मध्य बिंदु O था और इसके बीच की दूरी जो थी वो L आपने दोनों साइड में ली थी। अब आप सोचने वाली बात ये है कि अगर आपने बिंदु O से बिंदु P पे यहाँ से r दूरी पे, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात किया, तो अब मुझे एक बात बताओ, r बड़ा है या l बड़ा है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि जी जो l है आपका वो क्या है, वो छोटा है r की तुलना में। ठीक है, तो बच्चों ऐसी कंडीशन में हम यहाँ क्या करने वाले हैं कि जो r का मान है वो बहुत बड़ा है l की तुलना में, तब ये जो l देख रहे हैं आप, ये क्या कर देंगे, इसको नगण्य रख देंगे। तब जो आपका l है तो क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा। और नगण्य का मतलब है कि इसको यहाँ पर आप इसकी वैल्यू क्या लोगे, 0 लोगे। ठीक है,
तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू और 4 पाई और 4 आर एल पर अपॉन, ये हो जाएगा आर स्क्वायर और माइनस, इसको तो कैंसिल कर दिया। अब जब इसको कैंसिल कर दिया, ये भी आर स्क्वायर है और ये भी, तो आप इसको ऐसे लोगे, ठीक है जी। अब देखो, अब क्या कर सकते हो आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू, ठीक है। चलो मैं इसको 4 को 2 में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, 2 गुना 2r और एल की और अपॉन आर की पावर 4। अब आप एक बार बताओ, इस आर से एक आर कैंसिल कर देंगे तो यहाँ बचेगा आर की पावर 3 बचेगा, ठीक है। कितना समझ में आया? अब समझने वाली बात बच्चों यहाँ से बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2l और गुना क्यू अपॉन आर की पावर 3। ये चलो पेज 2 को भी यहाँ पे लिख देता हूँ, ये 2 मैंने यहाँ लिख दिया। देखो बच्चों, ये जो आपके पास 2 है मैंने इसको इधर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो 2l है ये मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो आपका 2 है ये मैंने यहाँ लिख दिया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी भी इसका मतलब यही है। दरअसल में बच्चों इसको ऐसे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी आपको एक बात याद दिलानी है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी, ठीक है। कोई बच्चा मुझे ये बता देगा कि जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, बस आपको वही यूज करना है। क्योंकि आप जानते हो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो होता है P = 2L और मल्टीप्लाई Q, ठीक है। तो बस आपको अब यही कर देना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये इसका नया फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। इस 2 का तो आपने कुछ नहीं किया, तो इसको आप जो कर देंगे ये ले लिया, ठीक है। और इनकी जगह आपने क्या रख दिया, P वेक्टर रख दिया। तो अब यहाँ पर P वेक्टर आपको रख देना है। और इसके कोण में क्या है बच्चों, R की पावर 3। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, ठीक है। एक बात और मैं बता दूं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद बताऊंगा। अब सुनो जरा ध्यान से, ये जो आपका बच्चों का व्यंजक है ना, ये 4 या 5 मार्क का आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और कभी कभी ये क्वेश्चन अक्षीय स्थिति के लिए ना देके अनुदैर्ध्य स्थिति के लिए भी एग्जाम में पूछा जाता है, अक्षीय या अनुदैर्ध्य। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अनुदैर्ध्य स्थिति में भी ऐसा पूछा जा सकता है, अनुदैर्ध्य स्थिति। तो ये बात आप कहीं लिख लेंगे, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में टॉपिक बहुत अच्छे से आ गया होगा। इसका जो सेकंड भाग है इसी का ही, ठीक है, निरक्षीय स्थिति के लिए, उसके लिए हम दूसरी वीडियो में बातचीत करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज की